बात है सन 2011 की, जब अरब राष्ट्रों में अरब स्प्रिंग नाम से एक लोकतांत्रिक सुधार आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन से प्रभावित होकर उत्तरी अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों, जिनमें लीबिया, ट्यूनीशिया और मिस्र में तानाशाही सरकारों का तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो जाता है। और कहानी शिफ्ट होती है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक बड़े ही प्यारे देश सीरिया से, सीरिया के दक्षिणतम शहर दारा से, जहां पर एक मकान की दीवार पर 11 साल के एक बच्चे ने लिखा कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी। सीरिया के उस समय के राष्ट्रपति बशर अल असद नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं और बशर अल असद को संबोधित किया हुआ दीवार पर लिखा वो कोटेशन ये कहता है कि बशर अल असद अब तुम्हारी सरकार गिराने की बारी है। इस घटना का पता चलते ही बशर अल असद की पुलिस उस बच्चे को ले जाती है और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। फिर बच्चे के समर्थन में दारा शहर के लोकल लोग धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। उसके बाद इकट्ठे हो रहे लोगों पर सीरिया के राष्ट्रपति की पुलिस ने बहुत ज्यादा ज्यादती की, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को मार दिया गया। 2011 से लेकर 2024 तक सीरियन गृह युद्ध चला, जिसमें सीरिया के लोकल लोगों ने सीरिया के ही राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ एक विद्रोह चलाया और उस विद्रोह की चरम परिणति ये हुई कि आज सन 2024 में बशर अल असद, जो कि सीरिया के राष्ट्रपति रहे थे, वे मॉस्को यानी कि रूस भाग चुके हैं। अब वहां पर एचटीएस तहरीरे अल शाम नाम से एक विद्रोही ग्रुप है, जिसके नेता अल गुलानी हैं, उनका वहां पर शासन संभालने की बात की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरिया में तख्ता पलट की कहानी, उसके बाद सीरिया के भविष्य के बारे में, साथ ही सीरियन संघर्ष की पूरी टाइमलाइन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इस विद्रोह के दौरान यानी कि सीरियन गृह युद्ध के दौरान घटे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो में शुरुआत करें इससे पहले यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप देख रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी की, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीरिया में असद की सत्ता का अंत। ठीक है, और बशर अल असद के पिताजी और बशर अल असद की तस्वीर यहाँ पर दी हुई है। ये सीरिया के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, जो कि अब मॉस्को रूस भाग चुके हैं। और यहाँ पर तहरीरी अल शाम नाम से एक विद्रोही संगठन, जो मुख्य रूप से पूरे गृह युद्ध को नेतृत्व प्रदान किया, उसके हेड अल गुलानी की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। और अल गुलानी के ही संगठन के एक व्यक्ति इस समय सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बनकर सीरिया का शासन सुचारू रूप से चलाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीरियन संघर्ष की टाइमलाइन को समझने का प्रयास करेंगे। सीरिया में संघर्ष की टाइमलाइन दोस्तों, इस वर्ष 2024 में क्या होता है कि 27 नवंबर के दिन सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। 1 दिसंबर 2024 को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोही गुट एचटीएस तहरीरे अल शाम का कब्जा हो जाता है। 5 दिसंबर को एचटीएस ने हमा शहर पर कब्जा किया और 6 दिसंबर को दारा में स्थानीय विद्रोही गुट का कब्जा हुआ। दारा दोस्तों वही शहर है जो सीरिया के दक्षिण में स्थित है, लगभग यहाँ पर। और ये शहर 2011 में प्रकाश में बहुत तेजी से तब आया जब मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया कि एक छोटे से बच्चे ने इस शहर के एक मकान की दीवार पर लिखा कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है, यानी कि असद सरकार के विद्रोह के लिए जो बिगुल था इसी शहर से बजाया गया 2011 के अंदर। फिर दोस्तों 7 दिसंबर को होम्स पर एचटीएस के लड़ाकों का कब्जा हो जाता है। 8 दिसंबर को दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुसे और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। तो ये 27 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक की टाइमलाइन है जब विद्रोह अपने आप में सफल रहा। दोस्तों, सीरिया पर 26 नवंबर को किसका कंट्रोल रहा? देखिए, रेड वाली ये भाग देखिएगा, रेड वाले भाग पे पूरा सीरियन सरकार, जो असद सरकार थी, उसका कब्जा था। लेकिन अब 8 दिसंबर की बात करेंगे तो अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। यहां पर देखेंगे तो
हयात तहरीर अल शाम जो एसटीएस जो विद्रोह संभालने वाला मुख्य गुट है, उसका कब्जा पूरे सीरिया पर लगभग लगभग हो गया है। और कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स जो है उसका कब्जा आधे शहर पर है, ठीक है। और सीरियन रिबल फोर्स है जिसका कब्जा तुर्की के बॉर्डर से लगे हुए सीरिया के कुछ हिस्सों पर है, जो आप स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। आईसिस जो एक आतंकवादी संगठन है उसका भी कब्जा यहाँ आप कहीं कहीं देख सकते हैं, छोटे छोटे स्थानों पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें चल रही हैं। और गोलन हाइट्स की बात करें, जिसका जो सीरिया और इजराइल के बीच एक पहाड़ी है, उस पर इस समय जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। और ये कब्जा जो है दोस्तों आईडीएफ ने अस्थायी रखा है, वो बाद में ये किसके खाते में जाएगा वो बात की बात है, ठीक है। तो वर्तमान में जो कंडीशन है सीरिया की वो ये है। विद्रोहियों के कब्जे से पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन आया, देखिए अमेरिका क्या कहता है, क्योंकि अमेरिका वहां पर ऑलरेडी असद की सरकार के खिलाफ था, यानी कि विद्रोहियों के समर्थन में अमेरिका था, ठीक है। रूस असद सरकार के साथ था, क्योंकि देखिए अमेरिका जब हेड होगा तो रूस टेल होगा, यानी कि ये दोनों एक अलग अलग दूर दूर की दूरी पर डिफरेंट विचारधारा के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा, ब्रिटेन ने क्या कहा, इसराइल ने क्या कहा, चीन, फ्रांस, यूक्रेन और टर्की, इन सभी का बयान जो है आपको दिख जाएगा और इससे बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को रोकिए और इन सभी बयानों को पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए, जिससे थोड़ा थोड़ा इस घटनाक्रम के बारे में आप और ज्यादा समझ पाएंगे। का मैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरिया देखिए दुनिया के नक्शे में कहां पर है, उसकी लोकेशन यहां पर मैंने मार्क कर दी है। सीरिया के उत्तर में देखेंगे तो टर्की है, पूर्व में देखेंगे तो इराक है, और दक्षिण में देखेंगे तो जॉर्डन से सीरिया की बाउंड्री लगती है, और दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो इजराइल और लेबनान से सीरिया की बाउंड्री लगती है। और सीरिया के पश्चिम में भूमध्य सागर अपनी बड़ी बाउंड्री प्रदान करता है सीरिया को, और सीरिया को बहुत सारे प्यारे प्यारे बीचेस प्रदान करता है भूमध्य सागर, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी समझने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको ये लोकेशन क्लियर हो जाए, तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया के किस हिस्से की बात इस समय हम आपसे कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सीरिया के मैप को और क्लोजली देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये रहा सीरिया का मैप, ठीक है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जिसको मैं पहले ही आपसे बातचीत कर चुका हूं। और दोस्तों सीरिया के महत्वपूर्ण शहर आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे अलेप्पो, इदलीब, ठीक है, और ये दारा शहर, जहां से विद्रोह की शुरुआत 2011 के अंदर होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और सीरिया की कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। सीरिया के पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं इराक है, दक्षिण में जॉर्डन से सीरिया बाउंड्री शेयर करता है, और लेबनान और इजराइल आपको दक्षिण पश्चिम में जो है सीरिया से बाउंड्री जो है टच करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर मेडिटेरियन सी पर सीरिया के कुछ शहर हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। लटकिया ये वाली सिटी, और जबलाह ये वाला, और तरटोस, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। भूमध्य सागर के तट पर स्थित सीरिया के कुछ शहर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सीरिया का जो है मैप अच्छे से अब तक समझ में आ गया होगा। देखिए सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो चुका है, असद की सरकार जा चुकी है। अब वहां पर 3 पॉइंट में हम आपको समझाएंगे कि सीरिया के अंदर होगा क्या। देखिए वर्चस्व की लड़ाई चलेगी। जैसे यूएस के एक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस हैं, उनकी प्रोफेसर है मोना याकूबियन, इन्होंने कहा कि यह पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई है, सीरिया में भू राजनीतिक रूप से अहम है। इसकी सीमा इराक, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान व इजराइल जैसे देशों से लगती है। सीरिया पर नियंत्रण अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच प्रदान करता है और पूरे क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए एक आधार प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई के लिए रूस भी लड़ेगा, टर्की भी लड़ेगा और यूएस भी लड़ेगा। दोस्तों रूस का बड़ा असर होगा, रूस पर बहुत बड़ा असर होगा इसका, क्योंकि रूस जो है विद्रोहियों के खिलाफ था, सीरियन गवर्नमेंट के साथ था रूस, तो रूस पर बड़ा असर पड़ेगा। पश्चिम एशिया में सीरिया उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर हुआ करता था। 2011 में बशर के खिलाफ विद्रोह के बाद रूस बशर को हर संभव सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक मदद देते रहे हैं, और इस कारण रूस चाहता था कि बशर सत्ता में बने रहें। साथ ही विद्रोहियों को अमेरिकी समर्थन प्राप्त था। ऐसे में यदि बशर जाते हैं तो इसका बड़ा नुकसान रूस को होता है, ठीक है। और दोस्तों तीसरा बड़ा जो प्रभाव पड़ने वाला है इस क्रांति से, वो है तेल की कीमतों में उछाल। भारत और सीरिया के रिश्ते ऐतिहासिक हैं।
विद्रोह नहीं रुका तो कच्चे तेल के दामों में उछाल देखने को मिलेगा, इससे भारत पर असर होगा। वहीं हाल में पावर और सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर दोनों मुल्क साथ काम कर रहे हैं। भारत ने 2022 में इसके लिए 28 करोड़ डॉलर की मदद भी की थी, इसकी घोषणा भी की थी। विद्रोह के बढ़ने पर इन प्रोजेक्ट पर असर होगा। 2008 में बसर भारत दौरा कर चुके हैं। विद्रोह बढ़ने नहीं, ये थोड़ी सी पुरानी बात है, लेकिन कीमत तेल की बढ़ चुकी होगी, ये बात यहाँ पर समझने लायक है। तो इस विद्रोह के, क्योंकि ये विद्रोह अब सफल हो गया है, तो ये जो है रूस को यहाँ पर बड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिका विन विन सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने विद्रोहियों का साथ दिया है यहाँ पर। इस पीपीटी को मेंटेन कर रहे थे तब से 39 मिनट पहले की ये सारी घटनाएं हैं। वहां पर सीरिया के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में, जैसे एसटीएस जो है, तहरीर हयात तहरीर अल शाम जो है, जो रेबेलियन ग्रुप है, उसके अल बशीर जो है, वे सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक सीरिया में एक फुल ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश नहीं हो जाती। ये बात ध्यान रखिएगा। अमेरिका बोला कि हम सीरिया के मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। अमेरिका ने अपना बयान दिया। विद्रोही गुट जो हयात तहरीर अल शाम है, जो वहां पर इस समय जो है मेन ग्रुप बना हुआ है, उसको ब्रिटेन ने जो है आतंकी सूची से ब्रिटेन हटाने पर काम कर रहा है, क्योंकि ये एक आतंकवादी संगठन पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा घोषित पश्चिमी देशों द्वारा घोषित किया गया था, और इसको अब ब्लैकलिस्ट से हटाया जाएगा। रूस में बशर अल असद ने शरण ले ली है। जो सीरिया के राष्ट्रपति थे वो अब रूस के अंदर हैं, और रूसी मीडिया ने बताया कि सीरिया के राष्ट्रपति अब और उनका परिवार मॉस्को के अंदर है, उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। ठीक है। अमेरिका ने साथ ही सीरिया के अंदर जो आईसिस था, उसके 75 ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी करी है अपने कई बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके, जिसमें B-52 बॉम्बर और F-15 और A-10 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके उसने जो है जबरदस्त बॉम्बिंग की है आईएस के ऊपर। ठीक है। बात इजराइल की करेंगे तो इजराइल जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है सीरिया के, तो इजराइल से गोलन हाइट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है सीरिया। तो सीरिया के बॉर्डर पर जो गोलन हाइट्स है, वहां पर इजराइल ने अपनी सेना भेज दी है। इजराइल ने पहली बार 1973 में जो है सीरिया में अपनी सेनाओं को घुसाया था, जो कि अब जो है गोलन हाइट्स पर इजराइल ने अस्थायी रूप से एक कब्जा कर लिया है, जिससे कि इजराइल के अंदर जो है डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो इस विद्रोह से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इजराइल लगातार लेबनान के हिजबुल्ला से लड़ाई लड़ रहा है, हमास से लड़ रहा है, तो इस समय इजराइल ऑलरेडी डिस्टर्ब है। तो इजराइल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर नहीं चाहता कि कोई रेबेलियंस जो है वो इस बॉर्डर का इस्तेमाल करके या गोलन हाइट्स के रास्ते इस विद्रोह का जो है फायदा उठाते हुए इजराइल के अंदर प्रवेश करें और इजराइल में किसी तरह का संकट पैदा हो। ठीक है। और दोस्तों, सीरिया के अंदर गृहयुद्ध और बगावत की अगर थोड़ी सी कहानी समझने का प्रयास करें, हालांकि अभी तक तो जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है उसमें मोटी मोटी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ कंटेंट है, उसके माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए। सीरिया में गृहयुद्ध की शुरुआत होती है 2011 में। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह होता है। विद्रोह धीरे धीरे बड़े संघर्ष में बदलता है। अलग अलग समूहों जैसे सीरियाई सरकार, विद्रोही दल, कुर्दों और आतंकवादी संगठनों के बीच लड़ाई हुई। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए। अलग अलग देशों जैसे अमेरिका, रूस, ईरान और तुर्की ने सीरिया के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप किया, जिसमें यह संघर्ष और जटिल हो गया। दोस्तों, सीरिया का आर्थिक ढांचा इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुआ। गृहयुद्ध और आर्थिक संकुचन के कारण सीरिया में गरीबी बहुत बढ़ गई है। लगभग 90% सीरियाई गरीबी में जी रहे हैं और बेरोजगारी दर बहुत उच्च स्तर पर बनी हुई है। सीरिया में पहले तेल उत्पादन आर्थिक आधार का हिस्सा था, जो युद्ध के कारण लगभग बंद हो चुका है, जिसमें देश की आय में भारी कमी आई। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी बड़ी समस्याएं सीरिया के अंदर पैदा हो गई हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी युद्ध से जो सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होती है वो होती है शरणार्थियों के संकट की, यानी कि लोग विद्रोह या युद्ध के स्थान को छोड़ करके शांतिपूर्ण स्थानों की तरफ पलायन करने लगते हैं। इसी को शरणार्थी संकट बोला जाता है। दोस्तों, सीरिया में गृह युद्ध के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं जब सामने आई तो सरकारी बलों और विद्रोहियों दोनों पर हत्या, अपहरण और यातनाओं के आरोप लगे। सीरिया में शरणार्थी संकट भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि लाखों सीरियाई नागरिक युद्ध और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी देशों जैसे टर्की, जॉर्डन और लेबनान में पलायन कर चुके हैं। फिलहाल सीरिया की हालात ठीक होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब संभव है कि जब सीरिया में अंतरिम सरकार का गठन होगा उसके बाद से सारी चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पर इजरायली सेना का एक टैंक आपको गोलन हाइट्स के अंदर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, जो
हयात तहरीर अल शाम जो संगठन है उसका जो मेन लीडर है ये अबू मोहम्मद अल गुलानी है। और अल गुलानी इस समय सीरिया के अंदर अपनी इमेज को बेहतर करने में लगा हुआ है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों ने इसे एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। यदि आप अल गुलानी और एसटीएस जो हयात तहरीर अल शाम संगठन है जो इस समय हेड संगठन है सीरिया के अंदर, उसके बारे में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है कि गुलानी इस विद्रोह के अंदर कैसे शामिल हुआ, क्योंकि इसने जो है अलकायदा और आईसिस के साथ मिलकर काम करता था। फिर इसने अलकायदा और आईसिस का एक छोटा सा उप संगठन जो है सीरिया के अंदर बनाया जिसे हयात तहरीर अल शाम कहते हैं, जिससे छोटे छोटे ग्रुप्स के लोगों को मिला करके ये संगठन बनाया और एक नियोजित संघर्ष के माध्यम से सीरिया के राष्ट्रपति की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया। तो कुल मिलाकर के इस समय अबू मोहम्मद अल गुलानी सीरिया के अंदर बहुत खास व्यक्ति बने हुए हैं। और इनके बारे में अगर जानना है तो यहाँ पर देखिएगा 1982 में सऊदी अरब में पैदा हुए। उनका परिवार दमिश्क गया, फिर अलकायदा से जुड़ा रहा। उनका असली नाम अहमद अल शरा है और जो है गुलानी इसलिए लगाते हैं क्योंकि गोलन हाइट्स की पहाड़ियों पर जो है इनके दादाजी रहा करते थे। ठीक है, तो ये चीज जो है आप चाहें तो आराम से वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और इस पूरी घटना को पढ़िए, पढ़ करके आगे बढ़ जाइए। हालांकि मोटा मोटा चीजें मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर में एक विद्रोही लड़ाका बशर अल असद के फादर के स्टैचू के हिस्से जो सिर का ऊपरी मतलब सर है उस पर पैर रखे हुए आपको दिख रहा है। इससे ये समझ में आएगा कि बशर अल असद के पिताजी पहले यहाँ पर शासन करते थे, उसके बाद बशर अल असद ने सत्ता ले ली। उसके बाद जो है क्योंकि ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इसलिए विद्रोही ने इनके सर पर पैर रख करके ये बताने की कोशिश की है कि असद परिवार का अब अंत हो चुका है। जो यहाँ पर ये लाइन लिखी है इसको ये तस्वीर चरितार्थ कर रही है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, उसको आप समझ के आगे बढ़िए। जैसे देखिए यहाँ पर सेना ने इस्लामिक लड़ाकों के लिए रास्ता खोला। 53 वर्षों में सीरिया की सत्ता में था असद परिवार सहित मॉस्को पहुंच चुके हैं असद, जो कि मैंने पहले ही बताया। प्रधानमंत्री विद्रोहियों को सत्ता के हस्तांतरण को तैयार हैं। असद समर्थक रूस ने सीरिया में शांति की वकालत की है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ। आप चाहें अगर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद पढ़ करके वीडियो में आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित, दूतावास कर रहा है काम। सीरिया में जो भारत का दूतावास है उस सीरिया के अंदर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम जो है इस समय कर रहा है। दोस्तों यहाँ बशर अल असद के बारे में आप समझेंगे तो 24 वर्षों से सिर्फ बशर अल असद सीरिया में राष्ट्रपति रहे हैं। इससे पहले उनके पिताजी राष्ट्रपति थे हाफिज अल असद। ठीक है, हाफिज अल असद ने सन 2000 तक शासन किया। उसके बाद उनके बेटे, ये जो है डॉक्टर इन्हीं को कहा जाता है, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, बशर अल असद। और इसको जब हम जो है थोड़ा सा डिटेल में इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर बशर अल असद सन 2000 से लेकर रविवार तक 24 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। उनसे पहले उनके पिता हाफिज अल असद 1971 से सन 2000 तक अपने मृत्यु तक राष्ट्रपति रहे। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध की चपेट में आया। उसके बाद बड़े भूभाग पर कई सशस्त्र गुटों का कब्जा हुआ, लेकिन रूसी सेना ने सीरिया में मौजूदगी के चलते असद की सत्ता 13 वर्षों तक कायम रही। क्योंकि रूस की सेना जो है विद्रोहियों को भगाने में एयर स्ट्राइक वगैरह करती थी तो असद की सरकार उससे बची रहती थी। फरवरी 2022 में जारी यूक्रेन युद्ध का असर सीरिया में रूसी सेना की मजबूती पर पड़ा और विद्रोही भारी पड़ गए, क्योंकि रूस अपने ही युद्ध में यूक्रेन के साथ उलझा रहा। रूस ने कहा सीरिया छोड़ चुके हैं असद। बशर अल असद जो है दोस्तों सीरिया छोड़ने से पहले जो है सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का आदेश इन्होंने दिया था, लेकिन असद अब कहाँ है, इसका क्या भविष्य होगा, रूस इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि अब इस समय वो रूस के अंदर है, ये बात पुष्ट हो चुकी है। ईरान ने कहा सीरियाई करें अपने भविष्य का फैसला, क्योंकि दोस्तों सीरिया में ईरान भी जो है असद सरकार का समर्थक था। वो लगातार अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से सीरिया में तमाम तरह के जो है सपोर्ट असद सरकार को प्रोवाइड करता रहा है ईरान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रूस में गुपचुप दाखिल हुआ असद का विमान जो है जिसमें असद जो है सीरिया छोड़कर भगे हैं जब,
तो रूस में भी जब इनका विमान लैंड किया तो बहुत गुपचुप तरीके से गया है। ठीक है दोस्तों, इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो सीरियाई गृह युद्ध था उसमें एक जगह बहुत खास है और वो जगह है सीरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटी सी जगह। इस जगह में एक बड़ा ही खतरनाक जेल है जिसको सैदनाया जेल कहा जाता है, जहां पर 30,000 लोगों को यातना देकर असद सरकार द्वारा मार दिया गया। असद शासन के दौरान इस जेल में 1 लाख लोग मारे गए जो कि सीरिया के अपने नागरिक थे। 1 से 3 मिनट की सुनवाई के बाद दी जाती थी मौत की सजा और इस जेल के अंदर तमाम तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया और ये जेल काफी ज्यादा चर्चा में रहा। और इस जेल को जब आप सिडनया जेल को जब आप विकिपीडिया करेंगे तो एक बात स्पष्ट लिखी है, इसको मानव वधशाला कहा जाता था। ठीक है, मानव वधशाला। यहाँ पर सीरियाई नागरिकों को बड़ी ही बुरी तरीके से प्रताड़ित करके मार दिया जाता था जो असद सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। ठीक है, तो ये जेल जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है सीरिया के अंदर। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको आराम से वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, इस वाले न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़िए, विकिपीडिया को समझिए और उसके बाद आगे बढ़ चलिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो यहाँ पर आंकड़ा है उसको देखिए। 2011 से 15 के बीच नया जेल में 5,000 से लेकर 13,000 लोगों को न्यायोत्तर तरीके से मार दिया गया था और बाकी कितनों को बंदी बनाया, यातना दी। 1 लाख से भी अधिक लोग इस जेल के अंदर मारे गए। दोस्तों, अब वीडियो के एंड में विद्रोह जहां से शुरू हुआ उसकी कहानी थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, ये कुछ दीवार पर बने हुए चित्र हैं और यहां पर अरबी में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी, यानी कि असद के खिलाफ जो है एक बच्चे ने इस दीवार पर लिखा था। 13 साल पहले एक किशोर के दीवार पर लिखे शब्दों के बाद भड़का था विद्रोह। 2011 में की शुरुआत में दक्षिणी सीरिया के शहर दारा में सड़क के किनारे ये मैंने बात आपको बता दी है शुरू में, कहानी की शुरुआत में ही मैंने इन्हीं सब बातों के साथ कहानी शुरू किया था, इस वीडियो को प्रारंभ किया था। तो कहानी इसकी आपको पता है, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आराम से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, 2.5 दशक ढह गई असद परिवार की 53 साल पुरानी सत्ता। कत्लेआम खून खराबे वाला रहा असद परिवार का इतिहास, विद्रोह दबाता रहा। पिता ने तख्ता पलट कर 1971 में हथियाई थी सत्ता। सन 2000 में बशर ने पिता से संभाली थी सत्ता। ठीक है, कहानी आपको मोटी मोटी समझ में आ गई। अब ये वीडियो जो है, ये जो दोस्तों ये न्यूज़पेपर की कटिंग है वो आपको सीरियन गृह युद्ध की शुरुआत से पहले की कहानी, जब 1949 समथिंग में फ्रांस से सीरिया आजाद हुआ, उसके बाद लगातार डिस्टरबेंस वाला शासन रहा, तानाशाही रही। 1971 में तख्ता पलट फिर से करते हैं हाफिज अल असद, जो कि सीरिया के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसके बाद 1971 से लेकर आज सन 2024 तक असद परिवार ही सत्ता में, सीरिया की सत्ता में महत्वपूर्ण रूप से भागीदार रहा। वो चाहे असद के बहनोई हो, असद की बहन हो या कोई भी हो, मतलब पूरे रिश्तेदारों को उन लोगों ने पूरे सीरिया के अंदर मेन जगह बिठा रखा था। ठीक है, और पूरी अच्छे तरीके से इस परिवार ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया। जबकि सीरिया, मैं आपको बताऊं तो सीरिया दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक रहा। तो सोचिए कि सीरिया को इस हद तक बर्बाद करने वाला असद परिवार वहां के लोगों का विद्रोह कब तक संभाल पाता। तो ये विद्रोह की कहानी सीरिया की मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। पूरी कहानी कोई भी छूटी नहीं है, लगभग चीजें मैंने सारी कुछ कवर कर रखी हैं। अच्छा, सीरियन गृह युद्ध का कारण क्या था? अभी तक हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ और कारण यदि आपको जानना है, मुख्य कारण सीरियन गृह युद्ध की, तो कारणों के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो 1 या 2 दिसंबर को की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें सीरियन गृह युद्ध का कारण क्या रहा है
उस पर मैंने स्पष्ट रूप से और बहुत ही विस्तार पूर्वक बात की है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चाहे तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उसे देख लीजिएगा या फिर इसको देखने के बाद भी उसको देख लेंगे, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो प्रिपेयर करता हूं कि आप कहीं से भी देखें लेकिन कहानी आपको लगभग लगभग समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सीरियन संघर्ष को लेकर के जो कुछ हो सकता था, गृह युद्ध से लेकर के 2024 तक की कहानी बहुत डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस की। यहाँ पर मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स प्रोवाइड कराई है, जिससे आप इस वीडियो के अंदर वीडियो देखते वक्त वीडियो को जब पॉज कर करके न्यूज़पेपर की कटिंग्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें देखिए दोस्तों बताने वाली नहीं होती, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं जो है कोशिश करता हूं कि आपसे गुजारिश करूं कि आप वीडियो पॉज करके इसे आप खुद पढ़ें और समझें, तो ज्यादा बातें आपको समझ आएंगी। वरना वीडियो ये हो जाता है बहुत सारा, बहुत ज्यादा लंबा। अगर मैं एक एक जो है न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ना शुरू करूंगा, तकरीबन 50 मिनट का एक वीडियो हो जाएगा और 50 मिनट में वीडियो बोरिंग भी हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपके समय को बचाते हुए जितना अच्छे तरीके से गागर में सागर भरने का काम जो है किसी भी घटना के संदर्भ में करूं, उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।